Let there be no misunderstanding. We will accept our responsibility for these vessels in the face of threats by Iran or anyone else. If we fail to do so, simply because these ships previously flew the flag of another country, Kuwait, we would abdicate our role as a naval power. And we would open opportunities for the Soviets to move into this choke point of the free world's oil flow. In a word, if we don't do the job, the Soviets will. ईरान इराक वॉर को समझने से पहले अपन को समय में कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा यूएसए कैसे अपने फायदे के लिए पूरे देश को तबाह कर देता है। 1950s में ईरान के लैंड के ऊपर AIOC एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया करती थी। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बदले में ईरानियन गवर्नमेंट को रॉयल्टीज मिला करती थी। साथ ही साथ इस कंपनी का काम था ईरान के काफी लोगों को जॉब्स देना और ये कंपनी सारे ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत खुश रखती थी। देखो ईरान के पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा की भी ऑयल रिजर्व्स है और यूएसए जैसी सुपर पावर जिसको खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 1950s तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर ईरान के 35th प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुजादिक ने AIOC की बुक्स को ऑडिट करना शुरू कर दिया। ऑडिट में क्लियरली पता चल गया ईरानियन गवर्नमेंट को जो रॉयल्टीज मिलनी चाहिए थी उसमें काफी ज्यादा झोलझाल था। तो जैसी ऑडिट कंप्लीट हुई, पीएम मुजादिक ने ईरान के सारे ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज करने का अनाउंस कर दिया। इसका सीधा मतलब था $10 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर से यूएसए का हाथ खींचने वाला था। तो यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के राजा रेजा पल्लावी ने एक मिलिट्री कू खड़ा कर दिया। इस कू का यूके और यूएसए ने पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और ईरान से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही हटा दी। इस कू के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही ईरान से हटा दी गई और मोनार्क रूल डिक्लेयर कर दिया गया। यानी डेमोक्रेसी के दल यूएसए ने डेमोक्रेसी को ही मार दिया। मोहम्मद रेजा पल्लावी ईरान के पहले शाह यानी किंग बने और उसने सबसे पहले ऑयल रिजर्व्स को जो नेशनलाइज करने का अनाउंसमेंट किया था उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ AIOC का नाम बदल के BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम रख दिया गया। इस कंपनी के नाम में भली ब्रिटिश है पर इस कंपनी के 40% स्टेक यूएसए के पास है, 40% यूके के पास है और 20% फ्रेंच के पास है। देखा जाए तो यूएसए ने हिंदी सिनेमा की तरह पूरा षड्यंत्र रचा अपने पेट्रोलियम पे हाथ को जमाए रखने के लिए। इसके बाद तेजी से पलावी ने ईरान को वेस्टर्नाइज करना शुरू कर दिया। ईरान के वेस्टर्नाइजेशन का कई ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ने काफी ज्यादा अपोज किया। उनमें से एक था आयतुल्ला रूहुल्लाह खौमेनी। ये एक रिलीजियस लीडर था जो एग्जाइल में पेरिस में रह रहा था और ईरान के लोगों के कान भर रहा था। खौमेनी ने लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि वेस्टर्न आइडियाज का अपोजिशन एक रिवोल्ट में बदल गया। इस रिवोल्ट को स्टार्टिंग में तो दबाने के लिए पलावी ने अपनी प्राइवेट आर्मी सवक का यूज किया। ये आर्मी सारे इनह्यूमन मेजर्स को यूज करती थी, लोगों को कुछ भी करके दबाया करती थी। जैसे ही लोगों को पता लगा राजा अपनी लोगों को अपनी प्राइवेट पुलिस यूज करके मार रहा है और अपने रिलीजन को फॉलो करने से मना कर रहा है, लोग भनक पड़े और 1979 में चीजें आपस से बाहर निकल गई और ईरानियन रिवोल्ट अपने पीक पे पहुंच गया। 1979 में पलावी का तख्ता पलट हो गया और खौमेनी को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान घोषित कर दिया गया। खौमेनी के लीडर बनने के बाद ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस्लामिक स्टेट के सुप्रीम रूलर खौमेनी ने ऑर्थोडॉक्स पनिशमेंट्स और तरीकों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्नाइजेशन इलीगल और बैन घोषित कर दिए। दूसरी तरफ उसने पूरी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू कर दिया, यानी कि अब ईरान के ऊपर यूएसए का कब्जा नहीं था। Who in one way or another had been oppressed by the regime, they found its expression was the mosque. And against the mosque, the Shah was in essence powerless. ये थी ईरान की पॉलिटिकल और रीजनल हिस्ट्री। अब एक और चीज समझ लो, ईरान जो है वो शिया डोमिनेंट कंट्री है। देखो दो टाइप के मुस्लिम्स होते हैं, शिया और सुन्नी। अब देखो ईरान शिया डोमिनेंट है पर वो एक सुन्नी डोमिनेंट कंट्री से अपनी पूरी बॉर्डर शेयर करता है जो है इराक। एक तरफ होगा सुन्नी लोग, एक तरफ होगा शिया लोग। तो इन दोनों के बीच में रिलीजियस टेंशन बहुत पहले से ही चल रहा है। साथ ही साथ 1979 के ईरान के इस्लामिक रिवोल्ट ने इराक में भी हवा भड़काना शुरू कर दिया था। ये चीज उस टाइम के इराक के नॉन रिलीजियस और सेकुलर लीडर सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं थी। दूसरी बड़ी चीज है शट अल अरब। देखो ईरान और इराक के बीच में 200 किलोमीटर का रिवर पैच है। ये 200 किलोमीटर का रिवर पैच दोनों कंट्रीज को पर्शियन गल्फ से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसलिए खौमेनी के आने के कई साल पहले से भी ईरान और इराक के बीच में शट अल अरब को लेकर लड़ाइयां चलती जा रही थी। शट अल अरब को यूज करने को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक समझौता हो चुका था, पर सद्दाम हुसैन को डर था कि खौमेनी की नई सरकार अपने पुराने एग्रीमेंट को तोड़ देगी। अब समझो ईरानियन रिवोल्ट के बाद यूएसए का ईरान के ऊपर से कंट्रोल चला गया था, तो उन्होंने इराक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान के पास 140 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और इराक के भी बहुत अच्छे रिलेशन है क्योंकि दोनों सुन्नी डोमिनेंट कंट्रीज हैं। आप देखो 1979 के बाद ईरान की गवर्नमेंट ने जो शिया लोग इराक में रह रहे थे उनको पैसे देना शुरू कर दिया। ईरान को पीछे से यूएसएसआर, चाइना और नॉर्थ कोरिया फंड कर रहे थे। यानी कि 1979 के बाद ईरान और इराक के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था।
इराक के सर के ऊपर यूएस और ग्रेट ब्रिटेन का हाथ था, ईरान के सर के ऊपर हाथ था यूएसएसआर, चाइना और नॉर्थ कोरिया का। दोनों कंट्री सुन्नी और शिया लोगों को अपने हिसाब से चला और मैनिपुलेट कर रहे थे। इराक ने ईरान में रह रहे शिया लोगों को भड़काना चालू किया, दूसरी तरफ ईरान ने इराक में रह रहे सुन्नी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। ईरान में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिया पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होना चालू हो गए, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट की मांग करना शुरू कर दिया, और ये चीज मोहम्मद गद्दाफी को पसंद बिल्कुल नहीं आई। तो मोहम्मद गद्दाफी ने कई सारे शिया पॉलिटिकल लीडर्स को बड़े बाजार पे मारना शुरू कर दिया। इस कारण शिया इस्लामिक रिवोल्ट की गर्मी इराक में और बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये चीज डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, तो उसने इराकियन आर्मी को यूज करके ईरान पे अटैक कर दिया। इराक ने ईरान पे बहुत ताबड़तोड़ हमला किया और इनिशियली उन्हें बहुत पीटा, थैंक्स टू यूके और यूएस और उनके एडवांस इक्विपमेंट्स। 1980s में इराक ने ईरान को इन्वेड किया और उनके मेजोरिटी का साउथ का हिस्सा छीन लिया। इराक के सोल्जर्स के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स थे, पर ईरान के लोगों के पास था फर्म बिलीव इन देयर गॉड एंड बिलीव्स, और सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पे पिछड़ी ईरानियन आर्मी ने एडवांस इराकी आर्मी को हराना शुरू कर दिया, और सिर्फ कुछ साल के अंदर ही जो इराक ने पार्ट ईरान का लिया था उन्होंने वापस कैप्चर कर लिया। इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना शत अल अरब, वही 200 किलोमीटर का पैच जो पर्शियन गल्फ से दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। दोनों कंट्रीज जानती थी अगर शत अल अरब पे उनका कंट्रोल आ गया तो वो सामने वालों की सप्लाईज को रोक देंगे। दोनों कंट्रीज वॉर के चक्कर में अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जिस कारण दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी घुटने पे आने लगी, और ऑयल न एक्सपोर्ट करने के कारण ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए ने उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस डाल दिए थे। तुम यहाँ पे यूएस की चैंडगिरी देख रहे हो, जिस ईरान के तेल को बेच बेच के उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए छापे, उसी पे ट्रेड सैंक्शंस मार दिए। वॉर और ट्रेड सैंक्शंस के चक्कर में ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे आने लगी, जिस कारण कई लोग वॉर से ज्यादा तो भुखमरी के कारण मारे गए। ये दोनों कंट्रीज बैक एंड फोर्थ पूरे 8 साल तक लड़ती रही। देखो ईरान के हाल भले ही बहुत बुरे थे, पर उनके पास 2 की एडवांटेजेस थे। पहला उनका टेरेन। देखो ईरान की ज्योग्राफी पूरे सूखे पहाड़ और ट्रेंचेस का जंगल है, देखने में तो अफगानिस्तान जैसा टेरेन है, जिस कारण इसको कॉन्कर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज है ईरान इन्वेड हो रहा था, यानी एनिमीज ईरान की टेरिटरी को खुद एंटर कर रहे थे। इराकी सोल्जर्स को ईरान के अननोन बैरन पहाड़ों के बीच में लड़ना था, जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस कारण काफी इराकी सोल्जर्स फालतू में मारे गए। अब देखो इस वॉर के कारण जो पपीटे सुपर पावर्स थी यूएस और यूएसएसआर, उन्हें भी काफी नुकसान हो रहा था। दोनों कंट्रीज ईरान और इराक बीच समुद्र में ऑयल टैंकर्स को उड़ा दे रहे थे, जिस कारण ग्लोबल लेवल पे ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगी और इन कंट्रीज को ऑयल के रिजर्व्स कम होने लगे। ये मशक्कत पूरे 8 साल चली, फिर 1988 में यूएन ने इंटरवीन किया और ईरान इराक वॉर को रोक दिया गया। अगर दोनों तरफ के लोग मिला तो जब तक ईरान इराक वॉर खत्म हुई 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, और दोनों कंट्रीज का मिला जुला के $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया था। इतने सारे लोग मरे, इतने सारे पैसे बर्बाद हुए, पर जिस कारण दोनों कंट्रीज वॉर में उतरी थी, दोनों के पर्पस फुलफिल नहीं हो पाए। इराक जिसने यूएसए पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, यूएसए ने उसी को पकड़ के उल्टा लिटा दिया। क्या बोल रहा हूँ? और इराक जिसने यूएसए पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, यूएसए ने उसी को पेल दिया 2003 में। अब ईरान इराक वॉर में भले कोई जीता ना हारा, पर यूएसए ने दोनों साइड से पैसे बनाए। यूएसए ने ईरान इराक वॉर के समय इराक को लोन्स और एड दी और साथ ही साथ वेपनरी बेची। दूसरी तरफ यूएसए ने इजराइल के थ्रू ईरान को वेपन्स बेचे। सीधी ऐसी डिप्लोमेसी खेली गई, दोनों पार्टीज को लड़वा दिया और दोनों से पैसे बनाए। अब देखो ये सिस्टम था पूरे ईरान इराक वॉर का। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि ईरान इराक वॉर के बाद 2003 में इराक को कैसे फोड़ दिया यूएसए ने, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, अपन इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर तुम लोगों के पास कोई वीडियोस के आइडियाज है तो मेरे को इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर देना। डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।